जुर्म ये फिर दोबारा किया जाएगा, छत से फिर इशारा किया जाएगा, और अगले जन्म फिर लौट कर आऊँगा दोस्त, और अगले जन्म फिर लौट कर आऊँगा दोस्त, शायद इस बार उस लड़की को हमारा किया जाएगा, शायद इस बार उस लड़की को हमारा किया जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग मैथ के एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं, कंबाइंड हैं, सारे टॉपिक लगभग इंक्लूड किए गए हैं। तो अब आप चेक करिए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितनी जल्दी आप इन 20 क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जैसे भी आप लगा पाएँ, बाई ऑप्शन लगाएं, अपनी ट्रिकें जितनी पता हैं वो सारी आप यहाँ पे यूज करें। कोशिश करो प्रैक्टिस में आप वो हर चीज़ यूज करें प्रैक्टिस के साथ, जो आप एग्ज़ाम में यूज करने से फिर डर ना लगे। अभी आप जितना यूज कर लेंगे प्रैक्टिस में, वही फ़ायदा आपको कहाँ पे देगा, एग्ज़ाम में। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक वस्तु ₹2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्काउंट है वो हमेशा एमपी से और प्रॉफिट लॉस की गणना हमेशा सीपी से की जाती है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो सीपी से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस की गणना। सीपी से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस की गणना। तो देखो सीपी से प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज की गणना करते हैं और एमपी से डिस्काउंट की गणना करते हैं, और ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि यहाँ से भी वस्तु क्या होती है, बिक जाती है, और यहाँ से भी वस्तु क्या होती है, बिक जाती है। अभी जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो इसको रेशियो मेथड और इस मेथड दोनों से बताएंगे। वहाँ पे आपको ये समझना है कौन सा तरीका कहाँ पर आसान होगा। तो देखिए यहाँ पे सीपी कितना दिया गया है, 2500। अब सीपी 2500 है और इसमें हो रहा है प्रॉफिट 10% का, यानी 110 बराबर एमपी हमको पता नहीं, ये निकालना है, और डिस्काउंट कितने का है, 12, यानी कितना, 88। अब देखो इधर से अगर हम काटें तो 11 अठे 88, 11 अठे 88। अब 8 से इधर काट दो, 8 से आप इधर काटोगे तो 125 अट्ठे 1000 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 125। तो 25 गुणे 125। अब पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, देखो यूनिट प्लेस पे सिर्फ इसमें 5 है, तो और किसी में यूनिट प्लेस से 5 नहीं, तो आप सीधे यही आंसर लगा देना बिना हल किए। बात समझ गए? कोई दिक्कत है भैया यहाँ तक? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि 4% साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये 2 गुने हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे आप 1500 का यूज करके भी लगा सकते हो और बिना 1500 का यूज किए भी लगा सकते हो। हम लगाएंगे बिना 1500 का यूज किए, क्योंकि हमको क्वेश्चन जल्दी करना है कि 4% की वैल्यू कितनी होगी, 1/25। तो 25 हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा और ये हमारा ब्याज का काम करेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें राशि करनी है 2 गुनी। 2 गुना करने का मतलब क्या हुआ, ये 25 रुपये कितने हो जाएं, 50 हो जाए। अब 25 रुपये अगर आप 50 करना चाहते हो तो बताओ ब्याज कितने का मिलेगा, प्लस 25 हुआ है, तो यही 25 हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। अब 1 रुपया का ब्याज 1 साल में मिल रहा, 1 रुपये का ब्याज कितने साल में मिल रहा, 1 साल में। तो 25 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलेगा, 25 साल में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। जोड़ने आप पीआरटी अपन 100 लगाएं, इस तरह भी ऐसे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला करें ₹1000 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया। जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज जो क्वेश्चन आए और आपसे दर पूछी जाए, तो जिन 2 टाइम पीरियड में आपको मूलधन और मिश्रधन पता है, सबसे पहले तो उनका रेशियो ले लिया करो। बात समझ गए? अब देखो जैसे इनका रेशियो लेंगे तो इधर से दशमलव हटेगा, इधर जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये कटेंगे है नहीं। अब देखा जाता है बीच में टाइम पीरियड का गैप कितना है, तो बीच में जो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड, ये जो टाइम पीरियड है कितने साल का है, 2 साल। तो जितने साल का टाइम पीरियड उतने की करड़ी, तो यहाँ पे लग गया रूट, और सेम प्रोसेस यहाँ पे हो गया, यहाँ भी लग गया रूट। अब देखो ये जो तुम्हारा इधर है, ये है कितने का,
100 का, और जो इधर लिखा हुआ है ये है 107 का। देखो 100 की राशि कितनी हो गई, 107, तो ब्याज कितने का मिला, 7 का। कितने पर, 100 पर, तो 100 पर मिला ही ब्याज हमारा क्या होता है, रेट होता है, 7% हो गया। या फिर आप 7/100 गुणे 100 करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 7% आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7:8, तो करेक्ट कर लीजिए 7:8 कितना है यहाँ पे, 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। तो ए का हिस्सा क्या होगा। अब देखो ए का हिस्सा रेशियो में कितना है, 7 है ना, जो वैल्यू 7 से कटेगी वही आंसर होगा। देखो 7×5 = 35, 3 × 34 से कटेगा नहीं, 7×5 = 35 ये भी नहीं कटेगा, 7×4 = 28, 6 × 62 ये भी नहीं कटेगा, यही बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिना कोई सोचे समझे ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप 11 से 52 का यूज करें। बाकी आप अगर बेसिक से लगाएंगे तो कैसे लगेगा, 8 × 7 = 15, 15 × 9 = 24, 24 की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 1152। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1152/24, फिर ए की वैल्यू कितनी है, 7, इसी में 7 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये तरीका तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, बेसिक वाला हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरह जब आप लगाएंगे कभी कभी ऑप्शन का यूज करके तो क्वेश्चन हमारे जल्दी हो जाएंगे और हमें समय भी क्या लगेगा, कम लगेगा। बात समझ रहे हैं। अब इसी को आप 24 से काट दीजिए तो 24 × 4 = 96, 24 × 4 = 96। अब 96 निकल गया, बचा कितना, 19 हो गया, 192, तो 24 × 8 = 192। अब 7 से गुणा करा दो, 7 × 4 = 7 × 8 = 56। देखो इकाई पे एक ही में 6 है, फिर से यही सही हो जाएगा। तब भी पूरा गुणा नहीं करना, सिर्फ यूनिट प्लेस मैच करा दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि ए बी तथा सी ने ₹50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक दिए तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपये अधिक दिए। यदि कुल लाभ ₹10,000 था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था। देखो जब ऐसे क्वेश्चन तुमको मिलें, कभी पार्टनरशिप आप पढ़ें तो जितने जीरो आपको कॉमन दिखे उसको क्वेश्चन में ही हटा दिया करो। देखो 3 जीरो यहाँ से हट गए, 3 जीरो यहाँ से हट गए और 3 जीरो यहाँ से हट गए। तो हमारे पास अगर और छोटा करना चाहो तो और भी छोटा कर सकते हो। अभी देखो 2 से सारे डाटा कट गए। ठीक है, अगर आप चाहें तो और छोटा भी कर सकते हैं। क्लियर है, अगर आप चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी है। अगर हम चाहें तो काट भी सकते हैं 2 से। देखो ये हो जाएगा 25, राशियां काटना, प्रॉफिट नहीं। ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 1, और यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक, अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, ए बी सी, ये सब तरीके जो हैं आपकी स्पीड को बढ़ाते हैं। अब ये देखो जो भी रिलेशन बी का है वो सी से है, तो अगर हम मान लें कि इनके पास एक्स था तो इनके पास हो जाएगा x + 3, ज़्यादा 3 लाए ना। और अगर हम ए की बात करेंगे तो x + 4 हो जाएगा। 4 क्यों हुआ है, देखो ए जो है बी से 1 ज़्यादा लाया तो 1 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसी को अगर हम देखें, ध्यान से समझना, अगर ये 4 हटा दें, ये 3 हटा दें तो सबके पास बराबर राशि होगी कि नहीं। अगर यहाँ से ये 4 हट जाए और यहाँ से ये 3 हट जाए तो इनके पास भी x बचेगा, इनके पास भी x बचेगा, इनके पास भी x बचेगा, सेम रहेगा। तो हम 4 और 3 हटा देते हैं तो 4 3 कितना हो गया 7। तो हमारे पास 25 की राशि थी, इसमें से 7 हमने क्या कर दिया, हटा दिया। बात समझ लो, 7 हटाओगे तो बचे कितना 18। अब ये सब में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, 3 लोग हैं यानी 1 लोग के पास कितना मिलेगा 6। देखो यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ 6 3 9 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो जीसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट बचेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 25। वो 25 की वैल्यू देखो, प्रॉफिट कितना दिया गया यहाँ पे 10,000। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400, एक की वैल्यू 400।
अब देखो ए के हिस्से में है कितना 10, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। बात समझ गए? तो आंसर कौन सा सही हो गया डी वाला। एकदम इस तरह लगाएंगे तो आंसर थोड़ा जल्दी भी आएगा और कैलकुलेशन भी क्या होगा कम होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन देखो, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 रुपए की बिक्री होती है, तो 3500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री कितनी होनी चाहिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 5वें महीने में बिक्री कितनी है 3500। अगर 5वें महीने में 3500 है तो यहाँ पे देखो कितना कम लेके आया पहले महीने में 1500, तो 5वें महीने में 1500 क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 3500 बनेगा। उसके बाद अगले में देखो 2500 लेके आया है इस वाले में, यहाँ 2500 ले आया, 3500 लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 1000, तभी तो 3500 होगा। और अगर मैं इस वाले महीने की बात करूँ तो यहाँ 3250 है, तो 3500 बनाने के लिए कितना ज़्यादा लेके आना पड़ेगा 250। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर ध्यान दें तो हो गया है 4250 चौथे महीने में, और जो 4250 हुआ है तो ये 3500 से क्या है ज़्यादा है। इसका मतलब जब हम आएंगे तो 4250 में 750 कम लेके आना पड़ेगा, तो 750 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ गए? देखो 5 2 7, तो ये कैंसिल हो गया। कुल मिला के हमें कितने रुपए ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे 2000। 750 250 यहाँ से काट दो, 500 यहाँ से काट दो, तो कुल 2000 ज़्यादा लाना पड़ेगा। तो 3500 औसत था ही, उसमें कितना ज़्यादा लेके आओगे तो बन जाएगा 2000। तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई 5500, यानी आंसर क्या हो जाएगा डी वाला। बात समझ गए? बहुत सारे लोग इसको जोड़ेंगे, एक्स मानेंगे, फिर 3500 में 4 से गुणा कराएंगे, घटाएंगे, उसमें लगेगा टाइम। आप हमेशा ध्यान रखो जो औसत बनाना है उससे सबको कंपेयर करा दो। अगर अगला कम है तो उतना प्लस लेके आना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो उतना माइनस लेके आना पड़ेगा। बस यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो आंसर जल्दी आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। तो देखिए भाई, बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं 40 दिन में। अगर इसमें 3 लोग हो जाएं ए बी और सी, तो ये कितने दिन में कर देते हैं 20 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा 40। कैपेसिटी क्या बनेगी 1 और 2। अब ध्यान दो, बी और सी यानी इनकी जो कैपेसिटी कितनी है 1 है, तो इनकी अगर 1 हो गई तो टोटल है कितनी यहाँ पे 2। इसका मतलब ए की कितनी होगी 1 होगी ना। और दिन हमारा होता है काम बटे क्षमता, तो काम हो गया 40, कराना किससे था ए से, तो यहाँ पे आंसर कितने हो गए 40 दिन। बात क्लियर? ये जो आप एलसीएम लेते हैं, ये बीच वाला जो आप ये लिए हैं एलसीएम होता है ये, और ये एलसीएम ही हमारा क्या होता है कुल कार्य। इस एलसीएम को ही क्या बोला जाता है कुल कार्य। क्लियर है? चलो आगे चलो। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, अब देखो ए बी सी, ए बी से आधा जो सी से 3 गुना, तो जो मतलब दूसरे कैंडिडेट से, तो यानी बी जो है वो सी से 3 गुना कुशल है। अब देखो 3 गुना करोगे तो यहाँ 3 आएगा और 3 का आधा दशमलव में चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको ऐसी वैल्यू मानते हैं कि दशमलव ना बने। तो अगर तुम मान लो सी को 2, तो बी हो जाएगा 6, 3 गुना हो गया, इसका आधा 3। भाई बी जो है सी का 3 गुना था तो 2 3 6, ए जो है बी का आधा है तो 6 का आधा 3। क्लियर? अब देखो ध्यान देना यहां से, ये इनकी क्या दी गई है कुशल है, यानी सीधे किसका रेशियो दे दिया है क्षमता का। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकेंगे अगर बी अकेले यह काम, अगर बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है। अगर बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा करता है। थोड़ा सा यहाँ टाइम मिस्टेक हो गई, कितने दिन में पूरा करता है 6 दिन में। कौन कर रहा है बी। तो अगर बी अकेले ये काम 6 दिन में पूरा करेगा तो देखो बी की क्षमता कितनी है 6, वो कितने दिन में कर रहा है 6 दिन में, तो काम कितना हो जाएगा 36।
ये 36 हमारा काम हो गया। क्षमता का मतलब ना एक दिन का काम, तो एक दिन में अगर 6 किया तो 6 दिन में 36। इस 36 काम को तीनों से कराना है, तो बताओ तीनों की क्षमताएं कितनी हो गई? 6 3 9 2 11, तो काम 36 क्षमता 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 बच्चा 3, तो 11 दूना 22, 3.27। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लगाएंगे। हम लोग इसको लगाएंगे एलिगेशन। किससे लगाएंगे? एलिगेशन। क्वेश्चन है कि एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक दूरी पैदल 5 किलोमीटर पर आवर की गति से और आंशिक रूप से साइकिल 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आप करेंगे एलिगेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 जगह लगाए जाते हैं। पहला डिस्टेंस पर, दूसरा टाइम पर, तीसरा स्पीड पर। क्लियर है? तो देखो, अगर आप टाइम पर एलिगेशन लगा देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस। और अगर स्पीड और डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपको टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम। तो हमें टाइम तो निकालना नहीं, हम सीधे डिस्टेंस बनाएंगे, तो हम सीधे रेशियो किस पर लगा दें? टाइम पर। देखो एलिगेशन जब आप टाइम पर लगाएंगे तो ध्यान देना, बीच में जो समय लग रहा है कुल, वो तुम्हारा 8 लग ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं इधर का देखूं तो पैदल कितने से जा रहा है? 5 से जा रहा है कि नहीं? तो 75 किलोमीटर की दूरी अगर 5 की गति से तय करेगा तो कितना समय लग जाएगा? 15। कितना लगेगा? 15। कोई दिक्कत? अगर मैं साइकिल से बात करूं तो साइकिल कितने से जाएगा भाई? 12 से। तो 75 की दूरी को साइकिल से अगर 12 से तय करेगा तो इधर का समय निकाल लीजिए। इधर समय कितना हो जाएगा? 12 छंग 72 बचा 3, हो गया 30, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, यानी 6.25। अब लगा दीजिए एलिगेशन। लगा दिया, सीधा डिस्टेंस का मिलेगा। 8 से जब इसको घटाएंगे, 8 माइनस 6.25, तो 8 से आप 6.25 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जब 8 से 6.25 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 1.75। इधर जब घटाओगे तो मिलेगा कितना? 7। देखो इधर से 0 हट गए, 2 0 बढ़ गए, इधर 25 से काट दो, 25 से 175, 25 चौके 100, 7 से 7 कैंसिल, यानी 1:4, 1:4। अब जैसे ये करेंगे टोटल कितना हो गया? 5, और 5 की वैल्यू कितनी दी गई? 75, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। पैदल वाला पूछा ना, तो पैदल की तरफ देखो, ये हमारा पैदल है, पैदल की तरफ कितना लिखा है? 1, तो 1 का मान कितना है? 15, यानी आंसर कितना हो जाएगा? 15। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? एलिगेशन सबसे बेटर इसका तरीका होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी तरीके और भी, इसको शिफ्टिंग से भी लगा सकते हैं, इसको शिफ्टिंग से भी लगा सकते हैं। अगर किसी को दिक्कत, चलो देखो शिफ्टिंग भी यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, शिफ्टिंग से कैसे लगाएंगे। देखो जब आप इसको शिफ्टिंग से लगाएंगे, किससे लगाया जाए भाई? शिफ्टिंग से। पैदल और साइकिल, पैदल कितने से जा रहा था? 5 से, साइकिल कितने से गया? 12 से। जब आप शिफ्टिंग लगाएंगे तो हमेशा बड़े वाले को छोटे के हिसाब से तोड़ दीजिए। तो इधर 5 है ना, तो इसको लिख देंगे 5 + 7। ठीक, अब हम ये कॉमन हिस्सा ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं? कॉमन। और हम ये मान के चलते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने पूरी दूरी तय की होती। तो अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पूरी दूरी तय की होती तो 8 घंटे में, देखो 8 लिखा है ना, 8 घंटे में वो कितना चलता? 40। कितना चलता? 40 किलोमीटर। अब बताओ 8 घंटा 40 किलोमीटर चलता, हमें चलना कितना था? 75। तो कितने किलोमीटर बच गया? 35 बच गया ना।
ये 35 किसकी वजह से? 7 की वजह से। तो 35 किलोमीटर 7 की स्पीड से तय करेगा तो कै घंटे लगेंगे? 5 घंटे। इसका मतलब ये हो गया कि वो साइकिल से कै घंटे चलता है? 5 घंटे। कै घंटे चलता है? 5 घंटे। वो साइकिल की स्पीड कितनी है? 12। तो 12 पंचे 60। तो 60 किलोमीटर वो काहे से चला? साइकिल से। तो बच कितना गया? 15। तो वही 15 तुम्हारा क्या हो गया फिर? आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा शिफ्टिंग वाला मेथड हो जाता है। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 7 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी की यात्रा तय की। ए अपने यात्रा का आंशिक रूप से 6 किलोमीटर पर आवर पैदल चलकर और आंशिक रूप से 12 किलोमीटर पर आवर साइकिल से तय की। तो आपसे पैदल वाला पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से पैदल साइकिल। अगर तुम ध्यान दो पैदल स्पीड कितनी है? 6। पैदल वाली स्पीड कितनी है? 6। दूरी कितनी है? 60। तो कै घंटे लगेंगे भाई? 10 घंटे लगेंगे। अगर हम साइकिल से देखें तो स्पीड कितनी है? 12। जाना कितना है? 60। यानी कै घंटे लगेंगे? 5। कुल मिला के घंटे कितने लग रहे हैं? 7। तो इधर कितना आ गया? 2। इधर कितना आ गया? 3। बराबर किसके हो गया? 5 के। तो 5 बराबर देखो दूरी का रेशियो मिला है ना भाई। टाइम में एलिगेशन लगाए हैं तो हमें मिलेगा क्या? डिस्टेंस। तो 5 बराबर किसके हो गया? 60 के। 1 बराबर 12 के। हमसे पैदल वाला पूछ रहा है तो पैदल वाला यही तो है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 किलोमीटर। यही तुम्हारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ गए? शिफ्टिंग भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। तो हम लोग जो जहाँ पे बेटर रहता है वो तरीका लगाया जाता है। वो कैसे पता चलेगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला क्या कर दिया गया? पिघलाया गया। और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया गया। तो आपको शंकु का व्यास ज्ञात करना है। शंकु का क्या निकालना है? व्यास। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी आपको मेंसुरेशन से क्वेश्चन मिले और एक चीज को पिघलाकर कोई दूसरी चीज बनाई जाए तो हमेशा उनके आयतन बराबर किए जाते हैं। ठीक है? हमेशा क्या बराबर किए जाएंगे? आयतन। तो देखो एक है गोला और गोले का आयतन होता है 4/3। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा है शंकु। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होते हैं और ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखो गोला कितना हो गया? 4/3। देखो पाई से पाई डायरेक्ट कट जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो पाई से कोई मतलब यहाँ रखना नहीं। 4/3 हो गया। अब देखो इसका जो आर है वो 10 है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का क्यूब। यानी इतना हो गया बराबर 1/3। आर कितना है? 10। आर इधर भी कितना है? आर स्क्वायर निकालना है। एच कितना दिया गया? 10। देखो 3 से 3 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। इधर स्क्वायर इधर रूट होगा तो 4 का रूट कितना होगा? 2। 100 का रूट कितना होगा? 10। तो 10 दूना 20। यानी कितना आंसर आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब बहुत लोग यही आंसर लगा देंगे, इसी क्या कर देंगे? आंसर। लेकिन ये जो 20 आया वो क्या है? आर। क्योंकि एग्जाम में जल्दबाजी में हमसे गलतियां होती हैं। बहुत सारे लोग क्या करेंगे? 20 ठोक के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये 20 आंसर नहीं है क्योंकि हमसे पूछा क्या है? व्यास। व्यास जो होता है त्रिज्या का कै गुना होता है? 2 गुना। तो 20 दूना 40 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40। ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसके ऑप्शन में 20 भी रखा गया कि आप गलती करो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला ये होगा कि एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने % की कमी होती है? देखो यहाँ पर तो भी छोटा है। अगर ये 25 का सेट होता, 40 का सेट करते तो उसको लगाने के लिए हम लोग तरीका बहुत आसान से होते हैं। अभी मैं इसको इसी के हिसाब से बताता हूँ। जब औसत पढ़ाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे जरूर बताएंगे और देखिए कैसे उसको हम लोग वहाँ पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे।
क्लियर। तो देखिए पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो औसत होगा, अगर 3 से शुरू होकर 5 तक जाना है, 3 से शुरू होकर 5, तो 3 4 5 6 7 हो गए 5 पूर्णांक, हो गए ना। अब जब 5 पूर्णांक हो गए तो इनका औसत, औसत बीच की संख्या होती है, देखो इसमें बीच में कितना है 5, तो इसका औसत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिना हल किए इसका औसत कितना हो जाएगा 5। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, 7 को हटा दें, तो हमारे पास क्या बचा 3 4 5 6, इसका औसत कितना होगा, तो इसका औसत होगा बीच के 2 नंबर का योग करके आधा, तो 5 4 9 का आधा कितना हो जाएगा 4.5। तो बताओ कमी कितने की हुई है 0.5 की। कहाँ से हुई है 5 से हुई है। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो दशमलव से 1 जीरो ये कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी कितने परसेंट की कमी हो गई 10%। बात समझ गए, क्या परसेंट की कमी हो गई 10%। क्लियर है ना, कोई डाउट है इसमें तो बताइए। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसी को लंबा प्रोसेस जाता तो हम लोग और आसानी से लगाते। देखो अगर यही से 5 पूर्णांक ना होकर 25 पूर्णांक तक जाता तो क्या हम 25 लिखते हैं, नहीं, तब हम लोग कैसे लगाते, तो यहीं पे समझ लो, बाकी औसत जब पढ़ाएंगे तब ध्यान रखेंगे कैसे आसानी से करना है। तो शुरुआत कहाँ से करनी थी 3, और जैसे 5वां पूर्णांक लेना है तो हमने अभी पीछे आपको बताया था किसमें समांतर श्रेणी में, कि जहाँ तक जाना है उससे 1 कम, तो 5 से 1 कम करोगे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब अंतर कितने का चल रहा, 1 का चल रहा, तो 1 से गुणा करा कोई फर्क पड़ी नहीं, तो हमसे यही मिल गया 4 3 7, यानी कि हमें 5वां पूर्णांक क्या मिलेगा 7। तो औसत कितना होगा पहला प्लस अंतिम बटा 2, यानी औसत कितना हो गया 5 हो गया। वहीं जब दूसरा करेंगे कि बड़ा पूर्णांक हटा दो, बड़ा पूर्णांक 7 ही तो था, 7 हट गया, तो हमारे पास बचेगा कितना 6, तो पहला प्लस अंतिम बटा 2, यानी कितना हो जाएगा 4.5। बाकी काम वही है, अंतर ले लो कहाँ से कम हुआ है, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, तो वही आ जाएगा 10%। बाकी डिस्कस करेंगे जब हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। तो आप बने रहिएगा एवरेज वाली क्लास में, बहुत जल्द एवरेज शुरू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। देखिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, 64 क्योंकि फैक्टर कौन कौन से बस यही चेक कर लो। तो एक बनेगा 1 64 बनेगा, अब ये न्यूनतम तो है नहीं और इनका योग हो रहा है 65, तो 65 तो यहाँ कहीं है ही नहीं। दूसरा आपका बनेगा 16 4 8 8 8 अठाई 64, और एक बन जाएगा 4 और 16, इससे अलग तो बनेगा, हो जाएगा 32 और 2। तो बस यही चेक कर लो कि न्यूनतम कौन से है, तो न्यूनतम तो यही दो दिख रहे हैं 8 8 16, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 20 बना देंगे तो ये न्यूनतम होगा नहीं। चलिए आगे देखिए, अगला वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसके द्वारा 1200 रुपये, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो 1200 है ना, अभी पूर्ण वर्ग बनाना है, तो ये तो हमारा वर्ग है, ये तो ये बाहर कर दो, इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या 12, 12 के फैक्टर क्या होंगे 4 और 3, तो 4 तो ऑलरेडी वर्ग है, बचा क्या 3, और 3 को वर्ग बनाने के लिए गुणा कैसे कर लें 3 से, यानी आंसर क्या हो गया बी, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो, अगला लिखा है x अपॉन वाई, x अपॉन वाई बराबर 4/5, हमें दिया गया 7x प्लस 6y बराबर 29। देखो करना कुछ नहीं है भाई, x के सामने कितना है 4, तो 7 चौक 28, y के सामने कितना है 5, 6 पंचे 30, टोटल कितना हो गया 58, 58 की वैल्यू 29, तो 1 की वैल्यू 1/2, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/2। y का पूछा ना, तो y के सामने कितना है 5, 5 की वैल्यू 5/2 यानी 2.5। कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं, नथिंग, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, अगला है कि दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या। ध्यान दो इधर,
तुम्हें लासा और मासा दिया है ना, तो संख्याओं का गुणनफल AB जो होगा वो 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहीं तक कोनो दिक्कत हो तो बताओ। और जब 120 बन गया तो इसके फैक्टर लिख लो। फैक्टर अगर हम लिखें तो 1 और 120, तो यहाँ तो अंतर 14 का है ही नहीं, क्योंकि हमें 14 का अंतर बनाना है। दूसरा होगा 2 और 60, ये भी नहीं होगा। फिर होगा 3 और 20, ये भी ओरली आप सोच सकते हो तो जल्दी हो जाएगा। 4 और 30, 5 और 24, तो ये सब हो नहीं रहे। देखो यहाँ भी 14 का अंतर नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं। अगला मिलेगा 6 और 20। अगर तुम 6 और 20 देखो तो अंतर 14 का बन रहा। देखो इनके बीच का अंतर कितने का, 14 का है कि नहीं? क्लियर? वो अंतर हमें 14 ही बनाना था। अब हमें छोटी संख्या बतानी, छोटी कितनी है? 6, यानी आंसर कितना हो जाएगा? C। ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो आप बहुत जल्दी ये चीज़ें सोच सकते हैं, इतना डाटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला 4:9 के अनुपात में A और B के बीच 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं। A को B से कितनी कैंडी अधिक मिली? तो सीधे रेशियो में देखो कितने का अंतर है? 5, तो जो 5 से कटेगा वही आंसर होगा। वो आंसर सिर्फ कितना है? 1। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा हल करे कोनो जरूरत नहीं कि पहले 9 4 13 करो फिर उसको निकालो, नहीं, ऑप्शन से भी इनको लगाया जा सकता है। अगर 2 कट जाते 5 से तब हम लोग चेक करते। क्लियर? चलो आगे देखो। अगला है 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, चिन्हित करने का मतलब है कि अंकित मूल्य बढ़ाकर रखा गया। चिन्हित मतलब कौन सा होता है? अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य से पहले 10% बढ़ाएं, फिर 30% बढ़ाकर अंकित मूल्य रखे गए। उसके बाद 20% की छूट के बाद एक वस्तु को 2288 रुपये में बेच दी गई, तो लागत मूल्य क्या है? ध्यान दो, CP कुछ रहा होगा, इस पर तुमने पहले कितना बढ़ाया? 10%, तो 110/100 हो गया। फिर आपने कितना बढ़ाया? 30%, यानी 130/100 हो गया। फिर आपने 20 का डिस्काउंट दे दिया, यानी 80/100 कर दिया। इस प्रकार से वस्तु बिकी कितने में है? 2288। कोई दिक्कत भैया यहाँ तक बात समझ गो? चलो अब इसको हल कर लीजिए। 1 2 3, 1 2 3 0 खत्म, तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से। अब 11 से काट दो। इसको अगर हम 11 से काटें तो 11 दूनी 22, 0 11 8 88। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 8 से काट दो। 8 दूनी 16 और 8 छंग 48। फिर 13 से काट दो। 13 दूनी 26, तो CP कितना मिल गया? 2000। CP कितना मिल गया? 2000। इसमें कुछ लोग CPMP वाला कॉन्सेप्ट लगा दें, जरूरी नहीं वो लगाओ भाई, आप डायरेक्ट भी ऐसो बना सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक कपड़े का टुकड़ा रुपये 600 में खरीदा गया और सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद, तो देखो 600 में खरीदा था, सिलाई शुल्क 40 दे दिया, तो उसका टोटल CP कितना हो गया? 640 हो गया। फिर कह रहा 12% लाभ कमाना है, तो सॉरी 12.5%, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। अब 1/8 हो गया तो लाभ का ये हो गया तुम्हारा CP। ये क्या हो गया? CP। तुमसे SP पूछ रहा है, तो SP कितना हो जाएगा? 8 1 9। 8 की वैल्यू तुमको कितनी दी गई? 640, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 720। 9 8 72, 720 डायरेक्ट। ज़्यादा सोचना ही नहीं, बहुत तेज आंसर आते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहें। क्लियर? आगे देखिए। अगला है कि 18 मीटर और 24 मीटर लंबे दो तार को बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अब इसको ज़्यादातर लोग मेंसुरेशन की तरफ लेके चले जाएंगे। यहाँ पर आपको निकालना है SCF। उसमें लिखा होता ना वह बड़ी से बड़ी यूनिट क्या होगी जिनको बराबर बराबर बांट दे, तो SCF निकालो। SCF लेना है और ऐसी संख्या लेनी जो 18 को भी काट दे और 24 को काट दे। तो ऐसे क्वेश्चन तो ऑप्शन से लगा लिए जाते हैं। देखो 12 18 काटेगा नहीं, 6 काट देगा, 8 भी नहीं काटेगा, 18 24 को नहीं काटेगा, तो एक ही ऑप्शन है जो दोनों संख्याओं को काट रहा है, वो कौन सा है? 6। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक इसी में अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि कितने टुकड़े होंगे, तो फिर अलग हो जाता। फिर हम लोग इसका पहले LCM वो मासा लेते, तो जब मासा लेते तो 18 और 24 का SCF कितना हो जाता? 6 हो जाता। टुकड़ों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें फिर डिवाइड करेंगे। 3 टुकड़े यहाँ से
और 4 टुकड़े यहाँ से, नहीं टोटल टुकड़े कितने हो जाते, तो आंसर होता 7। बात समझ रहे हैं। अभी आपसे टुकड़े नहीं पूछा, टुकड़ों की अधिकतम लंबाई पूछा है। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, जब लंबाई पूछेगा तो एचसीएफ, और अगर वहां पर टुकड़ों की संख्या पूछ लेगा तो एचसीएफ निकालने के बाद उसमें डिवाइड करेंगे, फिर उनके भागफल को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि पाइप ए 50 मीटर क्यूब पर घंटे की दर से एक टंकी को भरता है। पाइप बी को उसी टंकी को भरने में 4 घंटे लगते हैं। एक साथ खोले जाने पर वे टंकी को 2 घंटे में भर देते हैं। टंकी का आयतन। तो देखिए, एक बी है जो इसे भर रहा है 4 घंटे में, और जब दोनों लोग मिल जाते हैं तो इसे भरते हैं 2 घंटे में। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि टंकी का आयतन बताना है या फिर उसका कितना एरिया है ये बताना है, तो जिसका यूनिट पता हो, जैसे एक यूनिट पता है इतने मीटर घन क्यूब, वो पूरा काम कितनी देर में खत्म कर लेगा पहले ये निकाल लिया करो। आप समझ रहे हैं। तो हमारा पहला काम है एक कितनी देर में पूरा काम खत्म कर लेगा। तो ध्यान दो, इनका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अगर मैं इधर से इनका क्षमता लिख दूं तो इनकी क्षमता है कि इनकी क्षमता 2 है ना। अगर बी की क्षमता 1 है, देखो बी की क्षमता कितनी दिख रही, 1। तो अगर हम बी की क्षमता 1 रखेंगे तो ए की कितनी होनी चाहिए कि 2 बन जाए, 1 यहाँ भी हो जाएगा। बात क्लियर। तो ए की क्षमता हो गई 1, काम कितना है 4, तो 4/1, यानी कै घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि प्रति घंटे कितना पानी भर रहा है, 50, तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 200, यानी कि टंकी का आयतन कितना है, 200। कौन सा सही हो गया, पी वाला। बात समझ गए। कैलकुलेशन कभी भी यहाँ से मत करना, ध्यान रखना, ये होता है टाइम। टाइम से कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, उनकी क्षमता से। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होंगे। क्लियर। तो ये थे आज आपके 20 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे बहुत आसान है, कुछ लॉजिकली भी होंगे। तो अभी हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बाकी अभी आपको एडवांस में भी ले चलेंगे हम, और थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन से भी परिचय आपका कराएंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी की मुलाकात हमारी होगी कल। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।